तो फ्रेंड्स नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत है। बिहार एसएससी सीजीएल के लिए भारतीय संविधान में आज मूल अधिकार का दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज चल रहा है। यदि आप लोग पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिए। चैनल में प्लेलिस्ट में सभी वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग उसे जा कर के देखिए। अच्छा लगेगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रारंभ करते हैं। पहला पार्ट में हम लोगों ने 4-5 प्रश्न को देखा था और फिर आज जो है शुरू से प्रारंभ करेंगे। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश सम्राट द्वारा मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो मैग्ना कार्टा पर 1215 ईस्वी में हस्ताक्षर हुआ था। अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों को कब शामिल किया गया? 1791 ईस्वी में अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया था। भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग किस विधेयक के माध्यम से की गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग स्वराज विधेयक 1895 बाल गंगाधर तिलक ने लाया था। स्वराज विधेयक 1895 के माध्यम से सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग की गई थी। अगला है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष किया था? 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा किया गया था। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए किसमें संशोधन करना पड़ता है? मूल अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सभी मूल अधिकार किस प्रकार की शक्ति को मर्यादित करते हैं? सभी मूल अधिकार किस प्रकार की शक्ति को मर्यादित करते हैं? तो विधायी शक्ति को मर्यादित करते हैं। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से 1925 ईस्वी में किसने मूल अधिकारों की मांग की थी? श्रीमती एनी बेसेंट। ध्यान रखना आपको, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से 1925 में किसने मूल अधिकारों की मांग की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने। संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया था? संविधान सभा में संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में? तो अध्यक्षता करने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और इनके अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार पर परामर्श के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया था? जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में। अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार पर परामर्श के लिए किसकी अध्यक्षता में उप समिति का गठन किया गया था? तो जेबी कृपलानी इसका सही उत्तर होगा। ओटीपी बताइए सारे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा तथा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि कहा? किसने मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा तथा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि कहा है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा तथा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि कहा है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य में क्या क्या शामिल है? तो अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य में जो है क्या क्या शामिल है? तो इसमें भारत सरकार एवं भारत की संसद। अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य में क्या क्या शामिल है? भारत सरकार एवं भारत की संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार एवं राज्य की विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी। तो अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य में क्या क्या शामिल है? भारत सरकार एवं भारत की संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार एवं राज्य की विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, ये सभी 12 में शामिल है। किस पद की संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है? किस पद की संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है? तो नागरिकों के पिछड़े वर्ग की। किस पद की संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है? नागरिकों के पिछड़े वर्ग की परिभाषा नहीं दी गई है। नागरिकों के पिछड़े वर्ग की परिभाषा नहीं दी गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है? भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद जो है 12 से 35, अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है 12 से 35 है, भाग 3 है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है। प्रश्न है,
भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मूल संविधान में कितने मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था? तो मूल संविधान में पूछा गया है टोटल 7 जो है मूल अधिकार था, अभी 6 है। संपत्ति के मूल अधिकार का प्रावधान संपत्ति के मूल अधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 19 के 1 के 4 तथा 31 में था, जिसको हटा करके 300 के क में दे दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसीलिए जो है टोटल 7 था, अभी 6 बचा हुआ है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद। समता का अधिकार जो है, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। समता का यानी समानता का भी आपको कहागा, तो समता या समानता का अधिकार 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 में। शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद जो है 29-30 में दिया गया है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि ये मिलान करने के लिए या फिर डायरेक्ट पूछ लेता है। समानता का अधिकार 14 से 18 में, स्वतंत्रता का 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का 29-30 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, जीवन बीमा निगम, स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी। तो ये ध्यान रखना है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत तेल और प्राकृतिक गैस निगम, जीवन बीमा निगम, स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी शामिल रहते हैं। संपत्ति का अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार की श्रेणी से 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा करके अनुच्छेद 300 क में दे दिया गया। भाग जो है ये 300 क किस भाग में है? भाग 12 के अंतर्गत है। तो ये पूछ लेगा, हो सकता है कि संपत्ति का अधिकार को किस भाग में रखा गया है, तो ये रखा गया है 300 के क और भाग है 12। अगला है संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 3 से हटा करके संविधान के किस भाग में? तो ये मैंने ऊपर ही बताया, भाग 12 में। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के भाग 3 में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो राज्य की परिभाषा भाग 3 के अनुच्छेद 12 में है। राज्य की परिभाषा किस में है? अनुच्छेद 12 में। मूल अधिकार की प्रकृति किस प्रकार की है? मूल अधिकार की जो प्रकृति है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की है। मूल अधिकार की प्रकृति किस प्रकार की है? सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। कौन सा सिद्धांत संविधान पूर्व विधियों पर लागू होता है? कौन सा सिद्धांत संविधान पूर्व विधियों पर लागू होता है? ग्रहण का सिद्धांत। ग्रहण का सिद्धांत जो है संविधान पूर्व विधियों पर लागू होता है, ग्रहण का सिद्धांत। किस रिपोर्ट के माध्यम से 1928 में मूल अधिकारों की मांग की गई थी? नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से 1928 में जो है मूल अधिकारों की मांग की गई थी। नेक्स्ट है मूल अधिकारों से संबंधित नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई थी? मूल अधिकारों से संबंधित नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की गई थी। मौलिक अधिकारों की प्रकृति किस प्रकार की है? तो वाद योग है या न्यायोचित इसी को कहते हैं। यानी मौलिक अधिकार जो है वाद योग है, न्यायालय में प्रवर्तनीय है, लेकिन इसी जगह राज्य के नीति निर्देशक तत्व रहेगा, वाद योग नहीं है या गैर न्यायोचित या अपरिवर्तनीय कहेंगे। तो यहाँ पे ये क्लियर रखना है, मौलिक अधिकार जो है मौलिक अधिकारों की प्रकृति वाद योग है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग नहीं है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति न्यायोचित है, वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है गैर न्यायोचित है। तो ये दोनों क्लियर आपको ध्यान रखना है। अगला है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में 1962 की प्रक्रिया स्वरूप संसद ने कौन सा संविधान संशोधन किया था? 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में जो है कौन सा संविधान संशोधन शामिल है? 24वां संविधान संशोधन 1971। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का। केशवानंद भारती वाद में न्यायाधीशों की संख्या टोटल अब तक का सबसे बड़ा बेंच था न्यायाधीशों का, 13 न्यायाधीशों का ये जो था कमेटी था, और 13 न्यायाधीशों में 6 जो है
एक पक्ष में मत दिया था और 7 एक पक्ष में दिया था। तो टोटल जो है 13 जो अब तक का सबसे बड़ा समूह था, न्यायाधीशों का बेंच था। नेक्स्ट है केशवानंद भारती केस के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? SM सीकरी। केशवानंद यहाँ ध्यान रखना, केस सीकरी SM सीकरी। केशवानंद भारती केस के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? SM सीकरी। केशवानंद है तो केस से आपको सीकरी ध्यान रखना है। निर्बंधन की युक्तियुक्ता किसकी विषय है? निर्बंधन की युक्तियुक्ता किसका विषय है? तो न्यायिक पुनरावलोकन का ध्यान रखना होगा आपको। निर्बंधन की युक्तियुक्ता किसका विषय है? न्यायिक पुनरावलोकन की। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो 13 में है, 32 में है और 136 में है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस में निहित है? 13, 32, 136। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा मूल अधिकारों को छीन या समाप्त नहीं किया जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा मूल अधिकारों को छीन या समाप्त नहीं किया जा सकता है? मूल अधिकारों का छीन या समाप्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 13 में यह कहा गया है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा मूल अधिकारों को छीन या समाप्त नहीं कर सकते हैं, अनुच्छेद 13 में कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 13 संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 13 में कौन कौन से सिद्धांत हैं? आच्छादन का सिद्धांत किस में है? डायरेक्ट पूछा जाएगा, आच्छादन का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? 13 में है। पृथक्करणीयता का सिद्धांत किस में है? अनुच्छेद 13 में है। पृथक्करणीयता का सिद्धांत अनुच्छेद 13 में। अधित्याग का सिद्धांत किस में है? 13 में। आच्छादन, पृथक्करणीयता, अधित्याग, ये 3 सिद्धांत जो है अनुच्छेद 13 से संबंधित है। और साथ में मूल अधिकार का जो है समापन नहीं किया जा सकता है कोई भी अधिनियम या कानून के माध्यम से। किस में कहा गया है? अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 में 3 सिद्धांत है, ध्यान रखना है, आच्छादन, पृथक्करणीयता और अधित्याग का सिद्धांत, ये 3 सिद्धांत ध्यान रखना है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस देश से? USA के संविधान से। यानी न्यायिक जो भी आदेश हो चुका है उसका पुनरावलोकन कर सकते हैं। आपको कहाँ से ये ग्रहण किया गया अपने संविधान में? USA के संविधान से। अनुच्छेद 13 के 1 के अंतर्गत संविधान के भाग 3 से असंगत किन विधियों को शून्य घोषित किया गया? संविधान की पूर्ण विधियों को। अनुच्छेद 13 का 1 के अंतर्गत संविधान के भाग 3 से असंगत किन विधियों को शून्य घोषित किया गया? संविधान की पूर्व विधियों को। नेक्स्ट है, किस प्रकार की विधियों को अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है? तो मूल अधिकारों से असंगत ऐसी विधियों को जो संविधान के लागू होने के पश्चात राज्य द्वारा निर्मित की गई थी। 13(2) के अंतर्गत शून्य किया गया है मूल अधिकारों से असंगत ऐसी विधियों को जो संविधान के लागू होने के पश्चात जो है राज्य द्वारा निर्मित की गई थी। अगला है, विधि का अर्थ संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? विधि का अर्थ जो है संविधान के अनुच्छेद 13 के 3 के क। विधि का अर्थ किस में दिया गया है? अनुच्छेद 13 के 3 के क में। विधि का अर्थ संविधान के किस अनुच्छेद में है? 13(3) के क। मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच किस अनुच्छेद को कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मूल अधिकारों का जो है सुरक्षा कवच किस अनुच्छेद को कहा गया है? अनुच्छेद 13 को कहा गया है। मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच किस अनुच्छेद को कहा गया है? अनुच्छेद 13 को। अगला है, किस वाद के पश्चात उच्चतम न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादन किया था? किस वाद के पश्चात उच्चतम न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो भिखाजी बनाम मध्य प्रदेश, यह जो एक वाद था भिखाजी बनाम मध्य प्रदेश, इस वाद के बाद जो है उच्चतम न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की गई थी? कराची अधिवेशन 1931 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की गई? कराची अधिवेशन 1931 में। अगला है, कराची अधिवेशन में जिसमें मूल अधिकार की मांग की गई थी उसका प्रारूप किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कराची अधिवेशन 1931 में मूल अधिकारों की मांग की गई थी और इस अधिवेशन का जो मूल अधिकार का प्रारूप था बनाने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है,
अब मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद को जो है यहाँ पे देखेंगे। मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 12 में क्या है, तो राज्य की परिभाषा। इसके अंतर्गत भारत की जो सरकार है और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल सभी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी अनुच्छेद 12 में है। 13 में क्या है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधि और मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच भी अनुच्छेद 13 को कहा जाता है। अनुच्छेद 13(1) में दिया है क्या, संविधान लागू होने के पूर्व सभी विधि जो संविधान के भाग 3 में उल्लिखित मूल अधिकारों से असंगत है सभी उस मात्रा तक शून्य होगी। 13(2) में है, यदि राज्य ऐसी विधि बनाता है जो भाग 3 में उल्लिखित मूल अधिकारों से असंगत है तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा में वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। यानी मूल अधिकारों का जैसे उल्लंघन प्रारंभ हुआ वहाँ से जो है वह शून्य हो जाएगा। अगला है 13(3) में क्या दिया गया है, तो विधि का अर्थ दिया गया है। विधि का अर्थ किस अनुच्छेद में है, 13(3) में। 13(4) में क्या है, यह 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया था। 13(4) इसके अंतर्गत अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। यानी अनुच्छेद 13(4) में कहा गया है कि 13 के में जो कोई बात जो हो यदि नया जोड़ा जाता है तो उसको 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब समता का अधिकार दिया गया है, यहाँ से देखेंगे। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। 14 से 18 गिन के आप देख सकते हैं, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा और 18 हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 और 5 टोटल जो है 5 अनुच्छेद में समता का अधिकार दिया गया है 14 से 18। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, तो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण अनुच्छेद 14 के माध्यम से लगाया जाता है। कानून का समान संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण है, अनुच्छेद 14 में कानून का समान संरक्षण है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वर्ग विभेद का निषेध करता है किंतु वर्गीकरण की अनुमति देता है। वर्ग विभेद का निषेध करता है किंतु वर्गीकरण की अनुमति प्रदान करता है। वर्ग विभेद का जो है उसका निषेध करता है वर्ग विभेद का, लेकिन वर्गीकरण की अनुमति प्रदान करता है अनुच्छेद 14। विधि का नियम या कानून का अधिराज का अर्थ क्या है, विधि का नियम या कानून का अधिराज का अर्थ क्या है, समान परिस्थितियों में समान व्यक्ति के लिए एक सा कानून और एक सा न्यायतंत्र। समान परिस्थिति में समान व्यक्ति के लिए एक सा कानून और एक सा न्यायतंत्र। विधि का नियम या कानून का अधिराज का अर्थ क्या है, समान परिस्थिति में समान व्यक्ति के लिए एक सा कानून या एक सा न्यायतंत्र होना चाहिए। अगला है भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित किस अनुच्छेद को सर्वग्राही रूप में प्रतिपादित किया गया। अनुच्छेद 14 को जो है सर्वग्राही रूप में प्रतिपादित किया गया। किस वाद में अभी निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 14 में उल्लिखित समता का सिद्धांत संविधान का आधिकारिक लक्षण है, तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 2000 का था। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, इसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 14 में उल्लिखित समता का सिद्धांत संविधान का आधिकारिक लक्षण है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 3 का कौन सा अनुच्छेद नैसर्गिक न्याय का एक अंग है, तो नैसर्गिक न्याय का एक अंग है अनुच्छेद 14। ध्यान रखना है आपको, नैसर्गिक न्याय का एक अंग है किस अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद 14 में। धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 15 में। नेक्स्ट है मद्रास राज बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधन किया गया, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया था। चलिए अगले पेज में चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 15 में दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, तो ये कहा गया अनुच्छेद 15 में।
अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मध्य विभेद करने के राज्य को रोकता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मध्य विभेद करने से राज्य को रोकता है? यानी नागरिकों के मध्य विभेद न करे, एक दूसरे से भेदभाव न करे, इसके लिए राज्य को रोका जाता है अनुच्छेद 15(1) के माध्यम से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य और निजी व्यक्ति दोनों को आदेश देता है? तो अनुच्छेद 15(2) जो है राज्य और निजी व्यक्ति दोनों को जो है आदेश देता है। अनुच्छेद 15(3) के माध्यम से राज्य को किसके लिए विशेष उपबंध की शक्ति प्राप्त होती है? अनुच्छेद 15(3) के माध्यम से राज्य को किसके लिए विशेष उपबंध की शक्ति प्राप्त होती है? स्त्रियों और बालकों के लिए। 15(3) में स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध किया गया है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा मूल अधिकार में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया? 15(4). 1951 में जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था उसी के माध्यम से 15(4) जो है जोड़ा गया था। अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 15(5) को समाविष्ट किया गया? तो 15(5) को जोड़ा गया था 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा के संरक्षण अधिनियम 2005 को किस वाद में संवैधानिक घोषित किया गया? घरेलू हिंसा के संरक्षण अधिनियम 2005 को आया था और किस वाद में संवैधानिक घोषित हुआ? डी पालराज बनाम भारत संघ के वाद में। डी पालराज बनाम भारत संघ। अगला है संविधान में किस वाद के पश्चात अनुच्छेद 15(5) का समावेश किया गया? तो पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। अनुच्छेद 15(5) का समावेश पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। अगला है किस अनुच्छेद के तहत सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 15(5) में। संविधान के किस अनुच्छेद में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 15(4) में है सार्वजनिक स्थान पर, और सेवा में है जैसे कोई नौकरी में 16(4) में। नेक्स्ट है अनुच्छेद यहाँ पे है 103वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो 15(6), 16(6) ये जोड़ा गया, हाल फिलहाल का है। तो ये महत्वपूर्ण है कि 103वें संविधान संशोधन के द्वारा 15(6) और 16(6) जोड़ा गया। संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? 16(1) एवं 2। भाग 3 का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन की दशा में लागू होता है? तो अनुच्छेद 16 जो है नियोजन की दशा में लागू होता है। महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान देना है। 15(6) है उसमें क के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि EWS के बारे में जो 10% दिया गया है उसका प्रावधान इसी अनुच्छेद में 15(6) है उसका ए या फिर क में दिया गया है। अनुच्छेद 15(6) का ख द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को शिक्षा संस्थाओं में 10% का आरक्षण दिया गया है। 15(6). 16(6) जो है उसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए पदों या नियुक्तियों में अधिकतम 10% का जो है इसको सुविधा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द तथा अनुच्छेद 14 व 16 को मिला करके पढ़ना। संविधान में अनुच्छेद 16(4) क में किस संविधान संशोधन के माध्यम से अंतः स्थापित हुआ? 16(4) क यह जो है 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा। अनुच्छेद 16(4) क किसके लिए सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करता? अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए। अगला है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 29 जनवरी 1953 को और अध्यक्षता किए थे काका कालेकर। काका कालेकर प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे और गठन हुआ था 29 जनवरी 1953 को। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में? वीपी मंडल की अध्यक्षता में 1 जनवरी
1979 को किया गया था। अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 17 में दिया गया है। मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेद के विरुद्ध संरक्षण दिया गया है? समता के अधिकार में दिया गया है। किस वाद के माध्यम से यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 18 में उन अभिजात उपाधियों का प्रतिषेध किया गया है जो अनुबंधिक होती है? तो बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 में। यहाँ पे ध्यान देना, अनुच्छेद 18 में जो उपाधियों का अंत है इसके तहत आपको जानना है अनुच्छेद 18 के 1 में क्या है? राज, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो छूट दिया गया है शिक्षा और सेना में, वो आपको कहा गया 18 के 1 में। राज जो है सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, या तो शिक्षा के क्षेत्र में या सैनिक उपलब्धि के रूप में यदि कोई सम्मान है तो देंगे, ये छूट है। बाकी और कोई उपाधि राज नहीं देंगे, अनुच्छेद 18 के 1 में कहा गया। अनुच्छेद 18 के 2 में भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक जो है कोई विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अनुच्छेद 2 के तहत यह बात कहा गया। अनुच्छेद 18 के 2 के तहत यह कहा गया है। तो थोड़ा डीप से प्रश्न है, क्योंकि आजकल एग्जाम में प्रश्न डीप से पूछा जा रहा है, तो इसीलिए आपको ये जानना ज़रूरी है और महत्वपूर्ण भी है। अगला है अनुच्छेद 18 के 3 में क्या है? तो अभी तक हम लोग जो है 18 का 1 और 2 देख चुके हैं, अब तीसरा देखेंगे। तीसरा में है कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो राष्ट्रपति की सहमति से स्वीकार कर सकते हैं, 18 के 3 में दिया गया है। 18 के 4 में क्या दिया गया है? राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। वही बात कहा गया है। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कारों की घोषणा किस वर्ष की गई? जो पद्म पुरस्कार दिया जाता है जैसे पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और साथ में भारत रत्न, ये सभी 1954 में जो है घोषित किया गया। भारत में अस्पृश्यता निवारण किन किन माध्यमों से किया जा सकता है? कानून बना करके, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जनगणना, जन जागरण के द्वारा। यानी अस्पृश्यता यानी भेदभाव जो है इसका निवारण किया जा सकता है कानून बना करके। यानी कोई किसी के साथ भेदभाव करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, तो कानून बना करके कर सकते हैं। शिक्षा की उन्नति द्वारा, शिक्षित व्यक्ति जो हैं, वास्तविक शिक्षा जिनके पास है, वो भी इस शब्द को प्रयोग नहीं करते। जन जागरण मतलब जन जागरूकता हो गया, सभी लोग जागरूक हो गए हैं फिर भी नहीं करेगा। तो ये 3 तरीका है, ये ध्यान रखना है। अब जो है मूल अधिकार का तीसरा पार्ट लाएंगे, उसमें नेक्स्ट आगे का जो पार्ट बचा हुआ है उसको देखेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है, आप लोग ज़रूर जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।